हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में शुरू करते हैं मिशन यूपीएससी 2019 3 जुलाई। हम 3 दिन पीछे चल रहे हैं, 3, 4 और 5। 2 जुलाई के जो एमसीक्यू थे वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इसलिए 3 दिन मैं पीछे चल रहा हूँ। तो आज ही पूरा हम बैकलॉग खत्म करेंगे। 3, 4 और 5 जुलाई के जो यूपीएससी मिशन है उसके वीडियो तीनों के आ जाएंगे। स्टडी आईक्यू की जो सेल है वो 9 तारीख की रात तक चलेगी। हमने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक पीएससी का कोर्स लॉन्च कर दिया है। यूजीसी नेट के भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या है आज वो है 11। हर बार की तरह आपको अपना स्कोर कमेंट्स में लिखना है और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी है टायरलेस सोल। आज रात को मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर के साथ लगभग 10 बजे के आसपास लाइव भी आऊंगा इंस्टाग्राम पर। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब की सरकार ने एक कानून बनाने का निर्णय लिया था कि अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख धर्म में होली बुक है, तो उसका अगर कोई अपमान करता है, कोई सैक्रिलेज करता है या प्रोफेनिटी जिसको बोलते हैं, तो ब्लास्फेमी भी बोलते हैं। अगर आप किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक चीज़ का, किसी पूजनीय चीज़ का अपमान करते हैं तो उसे ब्लास्फेमी, सैक्रिलेज, प्रोफेनिटी, कई सारे वर्ड होते हैं। तो अगर आप होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब, जिन्हें सिख धर्म का 11वां गुरु माना जाता है, तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो पंजाब की सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया है। क्या पंजाब की सरकार ने विड्रॉ कर लिया है? यानी अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान कर दे तो अब उसे उम्र कैद होगी या नहीं होगी? तो पंजाब की सरकार ने इसे विड्रॉ कर लिया है, ये ठीक है। पंजाब की सरकार ने विड्रॉ क्यों किया है? ये जो बिल है जो पंजाब की सरकार लाना चाहती थी, ये वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता जिसे बोलते हैं सेकुलरिज्म, उसका सिद्धांत है, एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको यह बताना है कि क्या यह बिल जो पंजाब की सरकार का था, क्या इसे वायलेट करता है? बिल्कुल वायलेट करता है, और इसीलिए सरकार ने यह बिल वापस लौटा दिया है। पंजाब सरकार को यह कहा है कि आपको इसे तुरंत वापस लेना होगा। अब यह बिल वायलेट कैसे करता है? देखो, सारे धर्म बराबर हैं, ठीक है। अगर आप सिख धर्म की जो किताब है, जो सिख धर्म के गुरु हैं 11वें, जिन्हें गुरु कहा जाता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, अगर आप उनका अपमान करते हो तो आपको उम्र कैद हो गई। उस हिसाब से तो फिर आप गीता का अपमान करते हो तो भी उम्र कैद होनी चाहिए, कुरान का अपमान करते हो तो भी उम्र कैद होनी चाहिए। यानी सब धर्म बराबर होने चाहिए। तो ये जो सेकुलरिज्म का सिद्धांत है, ये इसको वायलेट करता है बिल्कुल। तो इसमें दोनों ठीक है, आंसर है बोथ आर करेक्ट। आपको चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो सेकुलर वर्ड है, ये हमारे संविधान में कब ऐड किया गया था? हमारे संविधान में सेकुलर वर्ड कब ऐड किया गया था? क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? अगर आपने लक्ष्मीकांत किताब या एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो मेरे को लगता है 5 सेकंड का सवाल है। चलिए, दिशा डैशबोर्ड, दिशा नाम का एक डैशबोर्ड, एक वेबसाइट, एक पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसके बारे में क्या ठीक है? ठीक है, सबसे पहला इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा है, दिशा डैशबोर्ड को। नहीं, इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च करा है। ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय है, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय, उसने लॉन्च करा है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं होता। तो एजुकेशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आती है। दिशा की जो फुल फॉर्म है वो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। मैं रिपीट करता हूं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, ये ठीक है। उसके बाद कई बार देखिए, इसको बिल्कुल सीधा सीधा ये वो नहीं होता। मतलब आप सोचें कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट तो 2D होने चाहिए, ऐसा नहीं है। वो एक शॉर्ट में हम एक वो लेके चलते हैं, जिसे कहते हैं कि एक रूपांतर सा लेके चलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार एकदम वैसा ही शॉर्ट फॉर्म हो जैसा कि उसका विस्तार करके जब हम लॉन्ग फॉर्म बनाते हैं। जो डैशबोर्ड है दिशा का, इसको ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए डिजाइन किया हुआ है। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मतलब होता है शिकायतों का निवारण। नहीं, दिशा इसलिए नहीं बनाया सरकार ने। दिशा इसलिए बनाया है जिससे सरकार की स्कीम्स के बारे में आपको पता चले, कि स्कीम पे अपडेट मिले आपको, स्कीम जो है उसकी प्रोग्रेस क्या है, इन सब के लिए बनाया है। शिकायतों के निवारण के लिए नहीं बनाया। दिशा बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में, ब्लॉक लेवल में क्या क्या स्कीम चल रही है और उन स्कीम्स पे प्रोग्रेस क्या है, ये सब के लिए बनाया है। तो इसमें सिर्फ बी ठीक है, आंसर है ओनली बी इज करेक्ट। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 3 पे। झारखंड भारत का पहला राज्य है जिसने एक सरकारी कम्युनिटी मिल्क बैंकिंग सिस्टम बनाया है। इसका क्या मतलब है?
देखिए जो माँ का दूध होता है उसमें कुछ ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दुनिया के किसी दूध में नहीं होते। खास तौर पे एंटीबॉडीज जो जब बच्चा पैदा होता है तो जो शुरू में माँ का दूध निकलता है जो थोड़े से येलो पीले रंग का होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। यह भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोलोस्ट्रम क्या होता है। COLOSTRUM। कोलोस्ट्रम वो माँ का दूध होता है जो बच्चा पैदा होते ही शुरू के कुछ दिनों में निकलता है। वो पीले रंग का होता है और उसे वरदान बोलते हैं एकदम बच्चे के लिए, क्योंकि उससे बच्चे में रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। अब क्या होता है, कई बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता, तो सरकार क्या करती है, जो माएँ डोनेट करती हैं दूध, उनका दूध लेके स्टोर करके रख लेती है और फिर उन बच्चों को पिलाती है जो जिन्हें नहीं मिलता। इसको बोलते हैं कम्युनिटी मिल्क बैंकिंग सिस्टम। तो क्या झारखंड पहला राज्य था जिसने बनाया था? नहीं, पहला राज्य था राजस्थान। और राजस्थान के जो मिल्क बैंक सिस्टम है उसका नाम है आंचल। ये भी याद रखिए कि पूछ लेते हैं कि राजस्थान में जो मिल्क बैंकिंग सिस्टम है उसका क्या नाम है? नाम है आंचल। तो पहला ऑप्शन गलत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चे को जिसे कहते हैं सिर्फ मां का दूध पिलाना चाहिए शुरू के 2 साल, कम से कम शुरू के 2 साल, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। नहीं, ये गलत है। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि 6 महीने उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए और 2 साल उसे सप्लीमेंटेड ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। सप्लीमेंटेड ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब यह है कि आप उसमें 6 महीने के बाद, 6 महीने तक तो मां का दूध पिलाओ, सिर्फ दूसरी तरह का दूध मत पिलाओ, डब्बे वाला या ये सब मत पिलाओ, लेकिन उसके बाद आप उसे बच्चे को सीरियल्स वगैरह या दूसरे तरह के दूध या दूसरी तरह की चीजें भी खिला सकते हो, लेकिन साथ साथ जो है मां का दूध भी पिला सकते हो। लेकिन शुरू के 6 महीने तो एकदम अनिवार्य है। यानी अगर मैं बात करूं एक्सक्लूसिव यानी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, तो शुरू के 6 महीने, और 6 महीने के बाद फिर दूसरी चीजें भी आप बच्चे को खिला सकते हो मां के दूध के अलावा। सो इसमें बी जो है ये गलत है। हां, अगर वर्ड यहां पे होता सप्लीमेंटेड ब्रेस्ट फीडिंग तो आंसर है 2 साल, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है 6 महीने। तो इसमें दोनों ही गलत है, आंसर है नन इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था। नाइशी। नाइशी जो है ये सबसे बड़ा समुदाय है, सबसे बड़ा समुदाय है, जातीय समुदाय मणिपुर में नहीं। नाइशी सबसे बड़ा समुदाय है अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें नाई का मतलब NYI का मतलब होता है, मतलब NYI और SHE यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग यानी सभ्य मानव। नेशी का वर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो धर्म है वो है क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो ईसाई धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो इसमें जो पहले वाला गलत है, दूसरे वाला ठीक है, तो आंसर है ओनली बी इज करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 30% ईसाई हैं, 28% हिंदू हैं। और ये क्या है, ये एंटी कन्वर्जन बिल क्या है, एंटी कन्वर्जन कानून क्या है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ है। एंटी कन्वर्जन लॉ मतलब जो एक धर्म को दूसरे धर्म में परिवर्तित होने से रोकता है। आपको बता दूं, जब अरुणाचल प्रदेश 1951 की अगर मैं बात करूं लगभग, तो अरुणाचल प्रदेश में जो क्रिश्चियन थे वो ना के बराबर थे, और आज 30% अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा धर्म वहां पे क्रिश्चियन है। तो लोग ये कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो धर्म परिवर्तन है, जो ईसाई हैं उन्होंने काफी लोगों को वहां पे परिवर्तन उनका कर दिया, और आज वहां हिंदू जो है वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं और क्रिश्चियन पहले नंबर पे आ गए हैं। तो एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो अभी अरुणाचल प्रदेश की सरकार लेके आई थी, जिससे क्रिश्चियंस का नंबर ना बढ़ सके, यानी क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेशन को रोकने के लिए। अब जो पेमा खंडू जी हैं वो ये कह रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री, कि एंटी कन्वर्जन लॉ को मैं खत्म कर दूंगा। तो वहां के जो आदिवासी हैं जैसे नाइशी या जो दूसरे आदिवासी अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, वो ये कह रहे हैं अगर आप धर्म परिवर्तन रोकने वाले कानून को हटा दोगे तो दोबारा से जो क्रिश्चियन है, जो विदेशी हैं या जो दूसरे धर्म हैं, विदेशी धर्म, वो हमारे जो ट्राइबल हैं, जो जनजाति हैं, उन्हें कन्वर्ट कर देंगे। इससे हमारे जनजाति धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार से ये गुजारिश की गई है एंटी कन्वर्जन लॉ को खत्म ना करें। तो ये काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पे। जो लोकल लोग हैं वहां पे, लोकल आदिवासी वगैरह, वो कह रहे हैं प्लीज एंटी कन्वर्जन लॉ को मत हटाओ। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। चलिए, इसी से मिलता जुलता सवाल, ये स्टैटिक क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत से। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत में जो धर्म से रिलेटेड जो फ्रीडम आपको दी हुई है वो एक फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है, जिसको गारंटी करता है आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी धारा 25 से धारा 28 हमारे संविधान की हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर देती है। यह बिल्कुल ठीक है। भारत में उड़ीसा पहला राज्य था जो एक एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आया था, यानी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून लेके आया था 1967 में। उड़ीसा पहला था क्या? उड़ीसा पहला था, मध्य प्रदेश दूसरा था और अरुणाचल प्रदेश तीसरा था। तो ये भी ठीक है। तो इसमें दोनों ठीक है, आंसर है बोथ आर करेक्ट।
चलिए अब आपको मैच करना है, स्टैटिक का क्वेश्चन है ये। लेफ्ट में जो दिया है वो दिया है आपको सोब्रिके। सोब्रिके मतलब होता है कि भारत के किस शहर को क्या बोलते हैं, और दूसरी तरफ मतलब शहर राज्य भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये राइट में दिया है स्टेट या सिटी। ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, द पर्ल ऑफ द ओरिएंट, एथेंस ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का एथेंस। एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी थी जहां पे पहले ओलंपिक खेल खेले गए थे। और रोम ऑफ द ईस्ट, इटली की राजधानी रोम बोलते हैं, जहां पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। सो ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया जो है ये बोलते हैं नासिक को। त्र्यंबकेश्वर यहाँ पे धाम है जहां से गोदावरी नदी निकलती है, नासिक महाराष्ट्र में, तो A3 हो गया। पर्ल ऑफ द ओरिएंट बोलते हैं गोवा को, A3B1। एथेंस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं मदुरई को, C4, और डी हो गया 2। मैंगलोर को बोलते हैं रोम ऑफ द ईस्ट। सो आंसर है सेकंड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये जो डिजीज है ये काफी न्यूज में चल रहा था, तो इस पे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाया है, लेकिन थोड़े उल्टे तरीके से। ये हम कौन से रोग की बात कर रहे हैं? ठीक है, ये रोग एक तरह का कैंसर है। ठीक है, ये एक तरह का कैंसर है या ट्यूमर है जो हमारी सफेद रक्त कोशिका यानी व्हाइट ब्लड सेल में फैलता है, और जिन व्हाइट ब्लड सेल में फैलता है उन्हें बोलते हैं प्लाज्मा सेल। आप जानते होंगे कि व्हाइट ब्लड सेल भी कई तरह के होते हैं, तो उनमें प्लाज्मा सेल जो होते हैं उनमें फैलता है। दूसरा, इसमें जो कैंसर के सेल हैं, कैंसर की कोशिकाएं हैं, वो हमारी बोन मैरो, हमारी हड्डी का जो अंदर का खोखला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं बोन मैरो। और हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल दोनों के जो प्रोजेनाइटर या प्रीकर्सर सेल होते हैं, यानी दोनों को बोन मैरो ही बनाता है। तो ये वहां पे जो बोन मैरो में हेल्दी ब्लड सेल होते हैं उन्हें रिप्लेस कर लेता है ये कैंसर, और उनकी जगह कैंसर के सेल आ जाते हैं। जब ये रोग एडवांस हो जाता है तो आपको हड्डियों में पेन होगा, हड्डियों में बहुत दर्द होगा, खून आएगा, इन्फेक्शन फैलेगा बहुत ज्यादा, और अनीमिया हो सकता है। अनीमिया क्यों होगा? अनीमिया क्यों होगा? देखो, अनीमिया क्या क्या मतलब होता है। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उसे बोलते हैं अनीमिया। और हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब है कि रेड ब्लड सेल कम हो रहे हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर ही, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, जिसका काम यह है हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन पहुंचाना। अब अनीमिया हो जाएगा मतलब रेड ब्लड सेल नहीं बन रहे। और रेड ब्लड सेल क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि बोन मैरो के सेल मर रहे हैं, उनकी जगह कैंसर के सेल आ रहे हैं। सीधी सी बात है, इसलिए अनीमिया भी हो जाता है। तो ये रोग कौन सा है? एक बात आपको बता दूं, जब भी कैंसर वर्ड आप सुनोगे तो हमेशा वर्ड आएगा ओमा। ओमा मतलब कैंसर। ठीक है, तो यहां पे आंसर है मल्टीपल माइलोमा। इसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। एक बात और, दो तरह के कैंसर होते हैं। एक होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा वो कैंसर होता है जो लिम्फ से फैलता है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूं, लिम्फ, लिम्फ से फैलता है कार्सिनोमा। और एक कैंसर होता है जिसको बोलते हैं सार्कोमा। सार्कोमा जो होता है वो ब्लड से फैलता है, खून से फैलता है, याद रखिए। कार्सिनोमा जो होता है वो फैलता है लिम्फ से, और सार्कोमा जो होता है वो फैलता है ब्लड से। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में वर्चुअल आईडी जो है वो लागू कर दिया है। मैं रिपीट करता हूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई से वर्चुअल आईडी सेवा शुरू कर दी है। तो वर्चुअल आईडी के बारे में इनमें से कौन सा तथ्य ठीक है? आधार नंबर कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम द वर्चुअल आईडी। अगर मान लो मैं आपको वर्चुअल आईडी दे दूं अपना, ठीक है, तो क्या आप उससे मेरा आधार नंबर बता सकते हो? यानी क्या आधार नंबर डेराइव हो सकता है वर्चुअल आईडी से? नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ठीक है, और यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब वर्चुअल आईडी किसी को पता भी चल जाए तो उससे आधार नंबर उसको पता नहीं चल सकता। ठीक है, जो वर्चुअल आईडी है वो 16 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट का बना होगा। ये बिल्कुल गलत है। देखो, 16 डिजिट तो है उसमें, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, सिर्फ अंक है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब होता है जब अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। जैसे हमारा पैन कार्ड, हमारा पैन कार्ड जो होता है उसमें नंबर भी होते हैं, और यानी कि ABCD वगैरह भी होते हैं, और 1 2 3 4 ये सब भी होते हैं, दोनों का मिश्रण होता है। लेकिन वर्चुअल आईडी में सिर्फ नंबर है, अल्फाबेट नहीं है। तो ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ये सिर्फ नंबर वाला है, तो बी गलत है। वर्चुअल आईडी आप कितने भी जनरेट कर सकते हो, अनलिमिटेड, ये भी बिल्कुल ठीक है। आपको OTP चाहिए, मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना चाहिए, जितने मर्जी वर्चुअल आईडी आप जनरेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, सी भी ठीक है। देयर इज नो एक्सपायरी पीरियड डिफाइंड येट फॉर द VID एंड इट विल बी वैलिड टिल द टाइम अ न्यू वन इज जनरेटेड। यानी अगर आपने एक वर्चुअल आईडी नंबर जनरेट कर दिया तो आपका वो नंबर जो है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। ये तब एक्सपायर होगा जब आप एक नया वाला जनरेट करोगे। ये बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो मिनिमम वो है, मिनिमम जो वैलिडिटी है वो 1 डे है, यानी कम से कम 24 घंटे तक तो वो वैलिड रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा तब तक जब तक आप कोई नया जनरेट नहीं करते। डी भी ठीक है। तो इसमें जो है A, C और D ठीक है, आंसर है थर्ड। और आपको यहां पे बता दूं
कि वर्चुअल आईडी का आप इस्तेमाल कैसे करोगे और इसका क्यों बनाया गया है ये। मान लो आपको लेट से आपको तत्काल में अपना पासपोर्ट बनवाना है, ठीक है, या आपको नया मोबाइल नंबर लेना है, ठीक है। आप दुकान पे गए, आपने मोबाइल नंबर ले लिया, अब वो कहेगा अपना वेरिफिकेशन दो, आप दे दोगे आधार कार्ड, आधार कार्ड में आपका नंबर लिखा है, उसका मिसयूज हो सकता है। आप क्या करोगे, तुरंत आप पोर्टल पे जाओ, आधार पोर्टल पे वर्चुअल आईडी अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी के थ्रू जनरेट करो और वर्चुअल आईडी दे दो उसको। वर्चुअल आईडी से वो वेरीफाई कर लेगा, आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है, आधार नंबर सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वर्चुअल आईडी का जो प्रोविजन है वो सरकार लेके आई है। वर्चुअल आईडी मिनिमम 1 दिन तक वैलिड रहेगा और मैक्सिमम तब तक रहेगा जब तक आप नया वर्चुअल आईडी नहीं कर लेते। मान लो आपने एक वर्चुअल आईडी बना दिया, ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा से वर्चुअल आईडी के लिए ओटीपी रिक्वेस्ट भेज दी, दोबारा आ जाएगा। अब जब नया वाला वर्चुअल आईडी आ गया तो पुराने वाला एक्सपायर हो गया। ये क्लियर है। और ये एक रैंडम नंबर है, रैंडम। आधार कार्ड नंबर तो फिक्स है आपका, लेकिन वर्चुअल आईडी जो है वो रैंडम है, ठीक है, तो इसलिए सिक्योर है। तो आंसर है थर्ड, ए, सी एंड डी। चले बातें हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऑक्सीटोसिन के बारे में इनमें से क्या ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसके बारे में क्या ठीक है। इसका आयात भारत सरकार ने बैन कर दिया है, ये बिल्कुल ठीक है, आयात बैन कर दिया है। दूसरा, इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी घरेलू उत्पादन, हमारी कंपनी जो है उन्हें कहा है कि ऑक्सीटोसिन मत बनाओ, यानी इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बैन कर दिया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इंपोर्ट तो 2-3 महीने पहले ही बैन कर दिया था और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो अभी अभी बैन करा है। इस हार्मोन को हम प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं। नहीं, प्रोलैक्टिन तो बिल्कुल अलग हार्मोन है। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मां का दूध बनाता है हमारी बॉडी में, लेकिन ऑक्सीटोसिन मां का दूध रिलीज करवाता है। तो ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीटोसिन जो गर्भाशय है, जिसे बोलते हैं यूट्रस या बच्चेदानी बोलते हैं, जहां पे बच्चा जो बनता है 9 महीने तक, यूट्रस की जो मसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, उनको सिकुड़वाता है, जो बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीटोसिन हमारी यूट्राइन स्मूथ मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ये भी एक याद रखिए, ऑक्सीटोसिन का यूज है हमारी बॉडी में, जो मदर्स की बॉडी में। इट इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द वेजिटेबल। भारत में ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल होता है सब्जियों का आकार बढ़ाने में, सब्जियों की ग्रोथ बढ़ाने में, ये बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ जानवरों में ज्यादा दूध, उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन का मिसयूज होता है। तो 2 तरह से मिसयूज होता है, एक तो वेजिटेबल का साइज बढ़ाने में और एक जानवरों में दूध की मात्रा बढ़ाने में। तो इसका आंसर है ए, बी एंड डी, यानी कि थर्ड वन इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। स्वीप, SVEEP, स्वीप क्या है। स्वीप एक प्रोग्राम है जिसे डिजाइन करा गया है टू एजुकेट सिटीजन अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस। हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी प्रणाली है, उसके बारे में हमारे नागरिकों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूक करने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए स्वीप लॉन्च करा है। स्वीप की फुल फॉर्म जानते हो आप? सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। नाम से ही पता चल रहा है, वोटर एजुकेशन, वोटर को एजुकेट करो, मतदाता को जागरूक करो, शिक्षित करो, उसे साक्षर बनाओ, बिल्कुल ठीक है ये। स्वीप विल हेल्प पीपल टू रिपोर्ट वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। अगर मान लो कहीं किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन होता है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है, तो जो नागरिक हैं स्वीप की मदद से उसे इलेक्शन कमीशन को दर्ज करा पाएंगे अपनी रिपोर्ट, वीडियोस के रूप में, फोटोज के रूप में। ये गलत है, ये स्वीप नहीं है। इसके लिए एक अलग से ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सी विजिल। सी विजिल नाम का ऐप लॉन्च करा है हमारे इलेक्शन कमीशन ने, हमारे भारत के निर्वाचन आयोग ने। अगर सी विजिल ऐप आपके फोन में है तो आने वाले जो चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में इत्यादि, तो इनमें अगर कोई भी उल्लंघन होता है कानून का, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो सी विजिल के थ्रू आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो, ना कि स्वीप के थ्रू। स्वीप तो सिर्फ एक मतदाता को जागरूक करने के लिए, भी गलत है। स्वीप को लॉन्च करा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्या स्वीप को इलेक्शन कमीशन यानी भारत का निर्वाचन आयोग ने लॉन्च करा है? यस, ये ठीक है। तो इसमें ए और सी ठीक है, आंसर है फर्स्ट, ए एंड सी आर करेक्ट। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पे। एस्टुराइन क्रोकोडाइल को हम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। एस्टुराइन क्रोकोडाइल को सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी नमकीन पानी वाला मगरमच्छ बोलते हैं, ये ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जो एस्टुरिन क्रोकोडाइल है यानी नमकीन पानी वाला जो मगरमच्छ है वो आपको मिलेगा भीतरकनिका नेशनल पार्क में। यहां पे 101 घोंसले यानी नेस्ट ऐसे मिले हैं, जहां पे नए घोंसले मिले हैं टोटल, जहां पे मास नेस्टिंग करते हैं, जहां पे ये मतलब मगरमच्छ जो है, जो अंडे देता है अपने, वो काफी सारे देता है। एक मादा 50 से 60 अंडे देती है एक साथ, इसको बोलते हैं मास नेस्टिंग, यानी बल्क में व्यापक तौर पर अंडे दिए जाते हैं। तो ऐसे घोंसले बहुत सारे मिले हैं, ऐसे बहुत सारे स्पॉट मिले हैं, तो टोटल 101 स्पॉट हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क, और ये भारत का सबसे बड़ा हैबिटेट बन गया है एस्टुरिन क्रोकोडाइल का, ये ठीक है। भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ये जो महानदी डेल्टा एरिया है उसमें पड़ता है, मैंग्रोव्स के जंगल भी यहाँ पे मिलते हैं, उड़ीसा में ये है। और आपको बता दूं सुंदरबन जो है बंगाल में, और अंडमान के जो टापू हैं, अंडमान आइलैंड, वहां पे भी आपको एस्टुराइन क्रोकोडाइल मिल जाएगा।
IUCN स्टेटस, अगर कोई भी जानवर जो खतरे में होता है या रिस्क पे होता है, उसका IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए, खासकर तब अगर वो न्यूज में रहता है। तो IUCN स्टेटस क्या है एस्टुराइन क्रोकोडाइल का? ये है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब उतना खतरे में नहीं है, जो मतलब रिस्क पे कम है, उसको बोलते हैं लीस्ट कंसर्न। फिर होता है वल्नरेबल, फिर होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और फिर भाई लुप्त हो जाता है फिर तो, समझ गए? तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जो बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप से विलुप्त प्राय है, अति विलुप्त प्राय। और एंडेंजर्ड मतलब होता है जो विलुप्त प्राय है। वल्नरेबल होता है जो संवेदनशील है, जो कम रिस्क पे है रिलेटिवली। तो इस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है, इस तरह से हायर से लो। सबसे हाई रिस्क पे कौन सा होता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो लीस्ट कंसर्न है इसका, यस ये भी ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट। तो ये उतना खतरे में नहीं है एस्टुराइन क्रोकोडाइल, कंपेयर टू जो दूसरे क्रोकोडाइल हैं भारत में, जैसे घड़ियाल वगैरह हैं, वो काफी ज्यादा खतरे में है। सो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट। ये क्वेश्चन था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो ये था हमारा वीडियो। और आपको बता दूं, अगर आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स खरीदना चाहते हैं तो 9 तारीख तक खरीद लीजिए। हमारी जो सेल है वो चल रही है 9 तारीख की मध्य रात्रि तक। हमारे जो यूपीएससी के कोर्स हैं, जितना आप दिल्ली में आके कोचिंग लेंगे, उसके 1/10वें हिस्से में उनका प्राइस रखा गया है। और आपका जो दिल्ली में रहने का खर्चा होगा वो भी इसमें नहीं होगा। और सारे वही फैकल्टी दिल्ली में पढ़ाते हैं। डॉक्टर रवि अग्रहरी दिल्ली के कम से कम 7 इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। भूमिका सैनी विजन IAS में 4 साल पढ़ाया उन्होंने, अब वो IAS ऑफिसर हैं। मैं जो हूँ, मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर, आप उनके 200 से ज़्यादा वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब उनको 4 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं। सारे फैकल्टी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और एक नए तरीके से, जिन्हें बोलते हैं जनरेशन नेक्स्ट फैकल्टी, जो एक नए तरीके से डिजिटल इकोसिस्टम में पढ़ाने में काफ़ी माहिर हैं, वो सारे फैकल्टी हैं। कोई भी आप डेमो देखना चाहते हो, हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, सारे डेमोज अवेलेबल हैं, सारी बात है। और कोई शिकायत हो, कोई वो हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो ये दिए हुए फ़ोन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे लाइव चैट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। और इसके सही 1 घंटे के बाद आएगा 4 जून का वीडियो। तो जो हम 3 दिन पीछे चल रहे हैं, वो हमारा जो बैकलॉग है वो आज ही खत्म हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।